प्यारे बच्चों, नमस्कार। जय हिंद भाई, क्या हाल है आप सभी के। चलिए जी, तो ये कारवा हमारा बढ़ता जा रहा है। मॉक टेस्ट 16 की तरफ हम लोग पहुंच चुके हैं। और मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आज आप लोगों के चेहरे पे मुस्कान है। और ये मुस्कान जो है कुछ बयां कर रही है। ये कह रही है कि आज मॉक टेस्ट में नंबर आपके अच्छे हैं। अगर ऐसा है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ऐसा मुझे ही फील हो रहा है या एक्चुअल में है ये सारी कहानी। पता नहीं, मुझे ऐसा फील हो रहा है या मुझे सच में भी ऐसा लग रहा होगा, क्योंकि मेरी इंट्यूशन से ही कह रही होती है कि आज आपके चेहरे पे एक अलग सी मुस्कान दिखाई दे रही है। क्यों दिखाई दे रही है ये तो फिर आप ही बताएंगे, है ना। क्या स्कोर रहा आज आपका, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। ठीक। पहला क्वेश्चन। अगर आप पहला क्वेश्चन गलत कर रहे हैं तो इसका मतलब अभी तक आपने कोई भी मॉक टेस्ट नहीं लगाया, पीवाईक्यू भी नहीं लगाया, क्योंकि नहीं तो आपको पता चल जाता कि ये जो क्वेश्चन है ये सब्जंक्टिव मूड का है। अब यहां पर उसने दिया था इंसिस्टेड, इंसिस्ट किया मैनेजर ने। किस बात पे जोर दिया कि प्रत्येक एम्प्लॉय, एवरी डिटर्मिनर है, इसके साथ सब्जेक्ट सिंगुलर है। अब सब्जेक्ट चाहे कुछ भी हो, आपको कोई एस ई एस, कोई आईएनजी, कोई पास्ट फॉर्म नहीं लगानी है। क्योंकि जब सब्जंक्टिव, प्रेजेंट सब्जंक्टिव मूड की बात होती है तो उसमें आपकी जो वर्ब की फॉर्म होती है एक्टिव वॉइस में, वो बेस फॉर्म होती है। पैसिव वॉइस में बी प्लस थर्ड फॉर्म होती है। अब यहां पर वो कह रहा है कि मैनेजर ने इस बात पे जोर दिया कि प्रत्येक एम्प्लॉय मंथली रिपोर्ट जमा करे। करे मतलब कोई काम करने के लिए कह रहा है, तो एक तरीके से इंपैरेटिव का फीलिंग आ रहा है। और इंपैरेटिव वाले में आपको पता ही है हम लोग क्या लगाते हैं, वर्ब की बेस फॉर्म लगाते हैं एक्टिव वॉइस में। और वहीं अगर पैसिव हो जाए तो इसी को हम लोग कन्वर्ट करते हैं बी प्लस थर्ड फॉर्म में। अगर इसके लिए आपको और इंपॉर्टेंट वो चाहिए तो आप इस यहां पर देखो बहुत ध्यान से। ये आप लोगों को मैंने बुक में भी दिया हुआ है कॉन्सेप्ट प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड का, ताकि आपका जिंदगी में आगे डाउट ही ना रहे। तो देखो, उसने कहा प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड होता क्या है। इट इज यूज टू एक्सप्रेस अ सजेशन, इसमें कोई सजेशन दिया जाएगा, डिमांड की जाएगी, ऑर्डर दिया जाएगा, नेसेसिटी आवश्यकता, इंपॉर्टेंस। तो ये तो एक तरीके से वही इंपैरेटिव वाली फीलिंग आ रही है आपको, है ना। बेस फॉर्म ऑफ वर्ब इज यूज्ड हेयर। कौन सी फॉर्म यूज होती है, बेस फॉर्म यूज होती है। रिगार्डलेस ऑफ वेदर द सब्जेक्ट इज सिंगुलर और प्लूरल। बहुत इजी लैंग्वेज में लिखा है यार मैंने बुक के अंदर, कि चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो प्लूरल हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, आपको बेस फॉर्म यूज करनी है। अब कौन से वो वर्ड हैं जो इंपॉर्टेंट है, जिनको देखते आपको एक दिमाग में प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड आना चाहिए। वो है यहां पर सजेस्ट, इंसिस्ट, ऑर्डर, एडवाइज, कमांड, रिक्वेस्ट, प्रपोज, रिकमेंड, अर्ज। ये वो सारी वर्ब है जो प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड को ट्रिगर करती हैं, कि भाई अगर इनका यूज हुआ है तो आगे क्लॉज में प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड का इस्तेमाल ही होगा। आप इनको लिख सकते हैं नोट्स में चाहें तो, बुक है तो फिर सीधा लिखने की तो जरूरत ही नहीं है ना। एडजेक्टिव कौन से हैं, नेसेसरी, असेंशियल, इंपॉर्टेंट, मैंडेटरी, कंपलसरी। इंडिस्पेंसिबल का मतलब भी नेसेसरी ही होता है। क्रूशियल, इंपैरेटिव, सबका मतलब होता है नेसेसरी या आवश्यक। ठीक है, चलो जी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। फ्रेजल वर्ब का क्वेश्चन था, बढ़िया क्वेश्चन था। द चीफ इंजीनियर कॉशन्ड द प्रोजेक्ट मैनेजर। जो चीफ इंजीनियर था उसने प्रोजेक्ट मैनेजर को क्या, किस चीज के लिए कॉशन किया, है ना। इट वुड बी डिफिकल्ट टू द कॉन्स्टेंटली चेंजिंग सेफ्टी स्टैंडर्ड्स। जो लगातार सेफ्टी स्टैंडर्ड चेंज हो रहे हैं, इनके साथ इनको मेंटेन करना, इनके साथ बनाए रखना, अपने आप को मेंटेन करना कठिन होगा। कब तक, अनलेस द एंटायर सिस्टम रिसीव्ड रेगुलर ट्रेनिंग। जब तक कि पूरी टीम को ट्रेनिंग नहीं मिल जाती। तो वो कह रहा है जो बदलते हुए सेफ्टी स्टैंडर्ड्स हैं, इनके साथ खुद को मेंटेन करना थोड़ा सा कठिन हो जाएगा। ठीक है, अब समझिएगा। कीप ऑफ का मतलब होता है किसी चीज से दूरी बना के रखना। तो यहां पर स्टैंडर्ड्स, जो सेफ्टी स्टैंडर्ड्स हैं, उसके दूरी तो नहीं बना के रखनी थी। बियर विद का मतलब होता है सहन करना, टॉलरेट करना किसी चीज को, वो भी नहीं हो सकता है। पुट अप विद का मतलब होता है टॉलरेट करना, तो इनको टॉलरेट नहीं करना है। ठीक है, किसी का बिहेवियर टॉलरेट करना, वो भी नहीं हो सकता। तो फिर सीधा सा आंसर होना था कीप अप विद। ठीक है, कीप अप विद का मतलब होता है किसी चीज के साथ मेंटेन रखना, खुद को बनाए रखना। तो भाई सेफ्टी स्टैंडर्ड्स को बनाए रखना बहुत कठिन काम है, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। आप एक बार इनको लिख लेंगे साथ के साथ। कीप ऑफ का मतलब होता है किसी चीज से दूर रहना या दूरी बनाए रखना। बियर विद का मतलब होता है बी पेशेंट विद समवन या समथिंग, किसी चीज के साथ धैर्य बनाए रखना। और कीप अप विद का मतलब होता है स्टे अपडेटेड और मूव एट द सेम पेस, मतलब जैसे जैसे नियम बदल रहे हैं वैसे वैसे खुद को अपडेट रखना, या खुद को उसी रफ्तार से चेंज करते रहना, इसे कहते हैं कीप अप विद।
ठीक है, मान लो कोई स्पीड से दौड़ रहा है तो मैं कहूंगा भाई आई कांट कीप अप विद यू, मैं तुम्हारे साथ इतनी स्पीड मेंटेन नहीं कर सकता हूं। ठीक है, पुट अप विद का मतलब होता है सहन करना, टॉलरेट करना किसी चीज को। ठीक है, और खासकर किस चीज को, अनप्लीजेंट चीज को। तो ये हो गए हमारे चारों बहुत इंपॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब्स। ठीक है, लिख लो इनको फटाफट पॉज करके, है ना। नेक्स्ट, ओके, ये है हमारा होमोनियम्स का क्वेश्चन। और होमोनियम्स में जो अंडरलाइन पार्ट आपको दिया होगा मॉक टेस्ट के अंदर वो ग्रेव होगा, ग्रेव। अब ग्रेव का मतलब क्या होता है, देखो, ग्रेव का मतलब नाउन में होता है कब्र और एडजेक्टिव में होता है सीरियस। ग्रेव चार्जेस, सीरियस चार्जेस, है ना। अब देखो, यहां पर उसने कहा ग्रेव वार्निंग, तो यहां पर ये एडजेक्टिव के रूप में यूज हुआ है, मतलब स्ट्रिक्ट वार्निंग, स्ट्रिक्ट वार्निंग दिया है उसने, है ना। जज ने डिलीवर किया ग्रेव वर्डिक्ट, है ना, स्ट्रिक्ट स्टर्न वर्डिक्ट, कठोर, है ना, नियम, सॉरी कठोर वर्डिक्ट, फैसला सुनाया उसने, है ना। तो ये सेम ही है, ठीक है। वर्कर्स केयरफुली डेकोरेटेड द सोल्जर्स ग्रेव, ये अलग है। सोल्जर की ग्रेव को उसने क्या किया, डेकोरेट किया। तो ये तो कब्र की बात हो रही है, फिर ये तो नहीं हो सकती, मतलब यही इसका आंसर है, ये अलग है। डॉक्टर लुक्ड ग्रेव आफ्टर, अब ग्रेव का मतलब यहां पर गंभीर है, ये भी एडजेक्टिव है। कमेटी ने एक्सप्रेस किया गेव ग्रेव कंसर्न, मतलब सीरियस कंसर्न, चिंता। तो ये सारे अलग हो जाएंगे, मतलब ये सेम मीनिंग होंगे और ये अकेला जो है अलग हो जाएगा। ठीक है, तो बस यही इसका आंसर था, बी। नेक्स्ट, दोनों का मीनिंग जो है लिख लेना, नाउन में हो जाएगा कब्र और एडजेक्टिव में हो जाएगा सीरियस या सॉलम। ग्रामेटिकली करेक्ट ढूंढना था, तो इसका मतलब इनकरेक्ट ढूंढ लोगे या तो ऐसे कर लो, है ना। तो मैं देखो इनकरेक्ट ढूंढता हूं यहां पे। फर्नीचर क्योंकि सिंगुलर होता है, अनकाउंटेबल, तो यहां पर वर्क की जगह क्या होना था, वॉज होना था, ये आंसर तो होगा नहीं। दूसरा, ईच ऑफ का मतलब है सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर होना चाहिए, ये भी गलत है। और वन ऑफ, रिलेटिव प्रोनाउन से पहले हमारा एंटीसीडेंट प्लूरल है, तो फिर यहां पर भी हैव ही होना चाहिए था, ये भी गलती हो गई। तो इसका मतलब हमारा इमेजिनरी एक्शन, थर्ड कंडीशनल जो है वो बी ऑप्शन, है ना। इसमें इन्वर्जन दिया हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस V3 और इधर वुड हैव प्लस V3, यानी कि बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए जी, अब आते हैं क्या, ये जो आपके ब्रेन में जो है ना, ये बीमारी होती है ना, ये बायोलॉजिकल टर्म है और इसके क्वेश्चंस पिछले साल बहुत आए हैं। एंसेफेलिटिस, एंसेफेलिटिस की स्पेलिंग जो होती है एंसेफेलिटिस यही होती है एग्जैक्टली, इसमें कोई चेंज नहीं होता है। ठीक, ENCEPHALITIS सेम ही रहेगी इसकी स्पेलिंग, लिख लेना इस वर्ड को ना। तो ये दिमाग में बीमारी होती है, इन्फ्लेशन हो जाता है ये, है ना, इन्फ्लेशन ऑफ द ब्रेन, ब्रेन के अंदर जो इन्फ्लेशन होता है उसे एंसेफेलिटिस कहते हैं। ठीक, और होता किससे, ये कि इन्फेक्शन की वजह से हो जाता है। ठीक, चलो, तो दिमाग में होने वाली सूजन वही है इन्फ्लेशन, मतलब माइंड में जो सूजन हो जाती है उसको हम एंसेफेलिटिस बोलते हैं। ठीक, अच्छा जी, एम्बेसडर्स क्या, एम्बेसडर का क्या, जो हमारा एम्बेसडर था, एम्बेसडर मतलब दूत जो होता है ना, हैंडलिंग ऑफ द बॉर्डर डिस्प्यूट, प्रिवेंट द नेगोशिएशंस फ्रॉम कोलैप्सिंग एट अ क्रूशियल स्टेज, मतलब एक क्रूशियल स्टेज पे दो देशों के बीच में बातचीत चल रही है और हमारा मान लो इंडिया के जो एम्बेसडर है उन्होंने बहुत अच्छे से हैंडल किया, तभी तो वो नेगोशिएशन को कोलैप्स होने से रोका। आपस में जो बातचीत चल रही होगी वो कोलैप्स होने से क्यों रुकी, नहीं तो बातचीत तो खराब हो जाती, डायलॉग खराब हो जाता दोनों देशों के बीच में। तो वो क्यों रुका, वो इसलिए रुका क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छे से हैंडल किया होगा। और जब आप किसी चीज को अच्छे से हैंडल करते हो तो देखिए बेलिजरेंट होता है लड़ाकू, और लड़ाकू रूप में करोगे तो कभी कुछ नहीं हो सकता, वो तो निगेटिव वर्ड है, हमें चाहिए पॉजिटिव वर्ड। तो कैसी हैंडलिंग, टैक्टफुल हैंडलिंग, है ना। ऑब्स्टिनेट जिद्दी, और ये लापरवाही वाली, तो आप इसको ऑड वन आउट से भी कर सकते थे। तो बेलिजरेंट का मतलब होता है लड़ाकू जो कि हो नहीं सकता, टैक्टफुल का मतलब होता है किसी चीज को बहुत ही चालाकी से स्किलफुली हैंडल करना, ये हो गया आंसर आपका। ऑब्स्टिनेट क्या होता है, जिद्दी होता है, ये हो नहीं सकता, और रैश होता है लापरवाही से किया गया कार्य। जब इस क्वेश्चन को देखा तो इसको कैसे हैंडल करना था पेपर में, जैसे डिड है तो डिड का हेड से नहीं बन सकता, इज से नहीं बन सकता क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट होगा, तो वॉजवर के साथ थर्ड फॉर्म, यहां पर बीइंग दे दिया, तो इसका मतलब आंसर हमारा क्या होना चाहिए, डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
डू नॉट लीव योर पोजीशन, अपनी पोजीशन को मत छोड़ना अंटिल यू रिसीव फर्दर ऑर्डर, जब तक तुम्हें आगे नेक्स्ट ऑर्डर ना मिले। अब यहां पर मुझे समझ में आ रहा है डू नॉट से स्टार्ट हो रहा है, तो इंपेरेटिव सेंटेंस है। ठीक है, चलो इंपेरेटिव सेंटेंस में मैं डू नॉट है तो फॉरबेड को लगा देता, बट दिक्कत यहां पर क्या है, नॉट दिया है, तो मेरा ये ऑप्शन इसलिए गलत होगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट कभी भी प्रेजेंट परफेक्ट में चेंज नहीं होता, तो ये भी ऑप्शन मेरा गलत हो गया यहां पर। अब क्योंकि इंपेरेटिव है तो मैं कंजक्शन वाले को पहले प्रेफरेंस ना देके, कंजक्शन दैट को प्रेफरेंस ना देके कंजक्शन टू को दूंगा। तो ऑर्डर किया सोल्जर्स को नॉट टू, ये रहा टू, यहां पर निगेटिव है तो नॉट भी आ गया, और प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो पास्ट इंडेफिनिट, मतलब ये वाला बेस्ट ऑप्शन कौन सा है, तो मुझे भी ए ऑप्शन जो है इसमें बेस्ट मिला, यही मेरा आंसर है। ही आस्क्ड मी दैट, अब आस्क्ड जब आ जाता है तो इसका मतलब ये इनडायरेक्ट स्पीच में क्वेश्चन बन रहा है, तो फिर आपका कंजक्शन दैट और वेयर एक साथ नहीं आ सकते, या तो डब्ल्यू एच वर्ड आएगा, या तो डब्ल्यू एच वर्ड क्या यही आएगा, क्योंकि ये तो तब आता जब सैड या टोल्ड रिपोर्टिंग वर्ब होती, तो ये तो नहीं होगा, तो फिर ये भी नहीं होगा। दूसरा, रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है तो फिर इज नहीं हो सकता, तो सीधा आंसर क्या होगा, सी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाता है। नेक्स्ट। ओह, कहीं तो फंसेंगे, कुछ तो फंसेंगे, हालांकि आज निकाल के आए होंगे, मुझे ऐसा लग रहा है आप लोग, है ना। एक्चुअल में ये क्या है, सन अपीयर, सूर्य दिखाई दिया, ये एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है। बारिश हुई, ये भी इंडिपेंडेंट क्लॉज है। और जब दो इंडिपेंडेंट क्लॉज एंड कंजक्शन से जुड़ते हैं, तो FANBOYS, फैन बॉयज का नाम आपने सुना होगा, है ना। इन कंजक्शन से जब भी दो इंडिपेंडेंट क्लॉज जुड़ते हैं तो वो कंपाउंड सेंटेंस ही यूज होता है। अगर एक ही क्लॉज है, भले उसमें एंड आ रखा हो, है ना, लेकिन क्लॉज एक ही है, ठीक है, एक ही क्लॉज है, तो उस समय पर हम सिंपल सेंटेंस कहते हैं, जो आपको कई बार मैंने गलती कराया है, लेकिन आज हमारा कंपाउंड सेंटेंस है, 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। देख लो एक बार इसको, इंडिपेंडेंट क्लॉज था, ये भी इंडिपेंडेंट क्लॉज था, और जब दो इंडिपेंडेंट क्लॉज जुड़ते हैं एंड से, तो फिर वो क्या बन जाता है आप लोगों का, दैट इज कंपाउंड सेंटेंस। ठीक, अ सेंटेंस विद टू और मोर इंडिपेंडेंट क्लॉजेस जॉइंड बाय अ कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, यानी कि फैन बॉयज, फॉर एंड नॉर बट और यट सो, ये रे फैन, FANBOYS, ये रहे, लिख लेना, मैंने उसमें भी दे रखा है आपको, कॉन्सेप्ट बुक के अंदर भी है, ठीक है, तो वहां पे भी चेक कर सकते हो। इज कॉल्ड अ कंपाउंड सेंटेंस, जब दो इंडिपेंडेंट क्लॉज जुड़े हों, किससे, फैन बॉयज से। सिंपल सेंटेंस क्या होता है, जिसमें एक इंडिपेंडेंट होता है, इंडिपेंडेंट सेंटेंस सिर्फ एक होता है इसके अंदर, ठीक है। कॉम्प्लेक्स क्या होता है, वन इंडिपेंडेंट एंड एटलीस्ट वन डिपेंडेंट, मतलब इसमें डिपेंडेंट होना जरूरी है, कंपाउंड में डिपेंडेंट नहीं होता है। डिपेंडेंट क्लॉज अगर आ गया तो वो कॉम्प्लेक्स में चला जाएगा, ठीक है। अच्छा जी, और कंपाउंड कॉम्प्लेक्स में एटलीस्ट टू इंडिपेंडेंट, अब देखो दो इंडिपेंडेंट क्लॉज हैं और प्लस एक कम से कम डिपेंडेंट क्लॉज है, ठीक है। पक गई खिचड़ी, दोबारा पढ़ लो। सिंपल में तो सिर्फ इंडिपेंडेंट क्लॉज एक ही है, इसके अंदर कितने हैं कंपाउंड में, दो इंडिपेंडेंट क्लॉज है। कॉम्प्लेक्स में क्या बनेगा, एक इंडिपेंडेंट बनेगा और एटलीस्ट एक डिपेंडेंट, एक इंडिपेंडेंट एक डिपेंडेंट, ठीक है। यहां पे दोनों इंडिपेंडेंट थे, यहां पर एक इंडिपेंडेंट एक डिपेंडेंट, यहां पर इंडिपेंडेंट दो होंगे प्लस एक आएगा आपका डिपेंडेंट, तो मतलब दो से ज्यादा क्लॉज जा रहे हैं, ठीक है। एक बार और पढ़ लेना। लैंडमार्क जजमेंट, सिनोनियम पूछ रहा है, सिनोनियम पूछ रहा है लैंडमार्क जजमेंट। देखिए जब लैंडमार्क जजमेंट होता है तो इसका मतलब ऐतिहासिक जजमेंट कहते हैं, हिस्टोरिक, कंट्रोवर्शियल जजमेंट नहीं होता। सुप्रीम कोर्ट ने डिलीवर किया लैंडमार्क जजमेंट, तो हिस्टोरिक, ऑर्डिनरी जजमेंट नहीं था, टेम्पररी भी नहीं था, तो ये हो जाएगा आपका हिस्टोरिक जजमेंट, है ना। लैंडमार्क का मतलब होता है महत्वपूर्ण, हिस्टोरिक का मतलब है माइलस्टोन या इंपॉर्टेंट भी लिख सकते हो वहां पर। ये तो साधारण हो गया, ये सिनोनियम हो गया इसका, ये टेम्परेरी हो गया, और कंट्रोवर्शियल मतलब विवादास्पद, डिस्प्यूटेड।
गो डाउन इन फ्लेम्स का मतलब है फेल हो जाना पूर्ण रूप से, मतलब गो डाउन इन फ्लेम्स मतलब आग लग जाना एक तरीके से। टू फेल स्पेक्टेकुलरली, कोई काम है और आप उसको कर रहे हो और वो पूर्ण रूप से विफल हो गया, तो दैट इज कॉल्ड गो डाउन इन फ्लेम्स। ठीक है, चलिए, बुरी तरीके से असफल हो जाना। चूज द वर्ड दैट इज मोस्ट अपोजिट। अब कोहेरेंट बातें कैसी होती हैं? कोहेरेंट बातें होती हैं लॉजिकल बातें। कंसिस्टेंट भी सिनोनियम हो जाएगा, तो उल्टा हो जाएगा इलॉजिकल, है ना, या इनकोहेरेंट या इरेशनल, बात वही है ना, इरेशनल बातें, इलॉजिकल बातें। ठीक है, ये हो गए आपका। नेक्स्ट, ए बी सी डी, अच्छा, पी क्यू आर एस वाला ना। देखो इसको एक बार, पहले ऊपर का सेंटेंस पढ़ लो। मोहिनी डिड नॉट रेज हर आईज फ्रॉम हर वर्क, उसने अपने काम से आंखें नहीं उठाई। किसने नहीं उठाई, बस ये ध्यान रख लो, मोहिनी ने। एंड हर स्लिम फिंगर्स फेयरली फ्लू ओवर द डेलिकेट लेस, और वो अपने काम को जो है करती रही, उसने ऊपर आंखें उठाई नहीं, है ना। अब इसके बाद ए बी बी सी, अच्छा, तो दो ऑप्शन बी के ज्यादा जा रहे हैं। कई बार ये चेक कर लिया करो, अगर दो ऑप्शन जो सेम जा रहे हैं चांसेस उनमें ज्यादा होते हैं, बट ऐसा हमेशा भी नहीं है। तो एक बार बी और बी के बाद डी दोनों में आ रहा है, तो एक बार चेक कर लेते हैं क्या कहानी बन रही है। बट अंजलि वॉन्डर्ड अबाउट द रूम, अंजलि रूम में घूमती रही, मूविंग द ऑर्नामेंट्स ऑन द शेल्व्स और ओपनिंग अ ड्रॉर टू गेज एब्सेंटली इनटू इट। मतलब अंजलि जो है लड़की, वो इधर उधर घूम रही है ना, और ड्रॉर में कभी घूर रही है ना, कभी ऑर्नामेंट्स को इधर उधर कर रही है, ये सारा वो काम कर रही है। इट वॉज क्लियर, ये क्लियर था दैट शी विस्ड ईदर टू डू और टू से समथिंग, और इससे समझ में आता है कि वो कुछ ना कुछ कहना चाह रही थी, बट वॉज अबैश्ड बाय हर एल्डर सिस्टर्स ग्रेव मैनर। ग्रेव मतलब सीरियस, अभी बताया था ना, क्योंकि उसकी बड़ी सिस्टर जो है मोहिनी, वो बहुत सीरियस रहती थी, इस वजह से वो नहीं कर पा रही थी, नहीं बातचीत कर पा रही थी। चलो बी के बाद डी, है ना। अब डी के बाद सी या ए, ये देख लो। हम्म, she hummed a few bars of song and recite a verse, but Mohini appeared not to hear. Then Anjali, who was not blessed with too much patience, decided to put question. ठीक है, देखो, यहां तक तो वो घूम रही है, पहले तो यहां तो समझ में आया इधर उधर घूम रही है। फिर जो है ये बात स्पष्ट थी कि वो कुछ ना कुछ कहना चाह रही थी। अब उसने फ्यू बार्स ऑफ अ सॉन्ग, कुछ जो है गाना उसने थोड़ा बहुत गाया, दो चार लाइनें, लेकिन मोहिनी जो है उसकी जो सिस्टर है वो बड़ी वाली, वो टस से मस नहीं हो रही, वो हिल नहीं रही है। अब क्या हुआ फिर, अंजलि हु वाज नॉट ब्लेस्ड विद टू मच पेशेंस, जिसमें बहुत सारा पेशेंस नहीं था, डिसाइडेड टू पुट द क्वेश्चन बोल्डली, बोला आप जब सब कुछ कर लिया तब तो बताना ही पड़ेगा। और क्वेश्चन लास्ट में उसने यही पूछा, मोहिनी डू यू नो व्हाट मैड्स, ये क्या है, मैड मॉसिल जैनेट टोल्ड मी, ये था कि उसने मुझे क्या बताया। तो इसका मतलब है, अब आ जाओ बी डी ए सी, बी डी ए सी, बी ही ऑप्शन जा रहा है इसका, बी डी ए सी, क्योंकि सी के बाद वो क्वेश्चन पूछ रही है ना डायरेक्ट S2 में, तो बस यही खत्म हो गया, बी ऑप्शन हो गया। नेक्स्ट, बी डी ए सी, हाँ यही आंसर है, ठीक। अ स्पीच डिलीवर्ड विदाउट प्रायर प्रिपरेशन, बिना तैयारी के बोला गया भाषण क्या होता है, एक्सटेम्पोर होता है। बाकी ये सारे स्पीच है। मैडन स्पीच होता है जिंदगी में पहला भाषण, एनकॉमियम होता है किसी की प्रशंसा में बोला गया भाषण, और यूलॉजी होता है जब किसी की मृत्यु पर कोई स्पीच, है ना, डिसीज्ड पर्सन, है ना, किसी की श्रद्धांजलि के रूप में दिया गया भाषण, और ये प्रशंसा में आएगा, बट ये डेड पे नहीं होता है, ये बिना तैयारी के होता है। और ये वाला फर्स्ट, फर्स्ट स्पीच, मैडन वैसे फर्स्ट के लिए आता है, चाहे वो पहला स्पीच हो, मैडन नेम मतलब फर्स्ट नेम हो, है ना, जैसे लड़कियों के दो नाम होते हैं, एक शादी के बाद चेंज हो जाता है और एक शादी से पहले, तो जो पहले का नाम होता है उसे मैडन नेम बोलते हैं, ठीक है। अ पर्सन हु possesses knowledge in many different subjects is called, ये क्वेश्चन आसान था, बट कई गधों ने इसका आंसर, पक्का बता रहा हूं, मुस्कुराएंगे वो गधे, है ना, इसमें इस या पॉलीग्लॉट लगाया होगा, पॉलीमैथ इसका आंसर होगा। पॉलीग्लॉट में लैंग्वेज की बात होती है ना, भाषा की बात होती है, वन हु नोज मैनी लैंग्वेजेस। ये कह रहा है नॉलेज इन मैनी डिफरेंट सब्जेक्ट्स, सब्जेक्ट्स की नॉलेज, अलग अलग सब्जेक्ट्स की नॉलेज, या लैंग्वेज की बात नहीं हो रही, तो पॉलीमैथ इसका आंसर आएगा, ठीक है। तो देखो, लिंग्विस्ट क्या होता है, जो एक किसी एक लैंग्वेज की अध्ययन करता है, रिसर्च करता है, स्टडी करता है। पॉलीमैथ अलग अलग सब्जेक्ट की नॉलेज हो जाती है ना, मैनी डिफरेंट सब्जेक्ट्स।
पॉलीग्लॉट वन हु कैन स्पीक मैनी लैंग्वेजेस फ्लुएंटली, और पॉलीगन तो मतलब जिसमें बहुत सारी भुजाएं होती हैं, है ना। अच्छा, एक और PQRS है, देखो इसमें क्या कह रहा है। देयरफॉर, अब देयरफॉर से स्टार्ट नहीं तो खैर छोड़ दो, ऑप्शन में ही नहीं है। नॉट ऑल इंफॉर्मेशन इज एक्यूरेट और अनबायस्ड, सारी इंफॉर्मेशन सही और इम्पार्शियल नहीं होती, ओके। और दो दो से स्टार्ट हो रहा है। द प्रोलिफरेशन ऑफ इंफॉर्मेशन ऑनलाइन इज इमेंस, ये टॉपिक है एक्चुअल में। टॉपिक कहां से स्टार्ट हुआ, ये है कि इंफॉर्मेशन का प्रोलिफरेशन मतलब इंफॉर्मेशन बहुत तेजी से फैलती है ना। मतलब इंफॉर्मेशन का जो फैलाव है, बहाव है, वो बहुत ज्यादा है। आजकल इंफॉर्मेशन सब जगह मिलेगी आपको, लेकिन नॉट ऑल इंफॉर्मेशन, पहले है क्या है, इंफॉर्मेशन बहुत ज्यादा है, सारी इंफॉर्मेशन सही नहीं है आज के टाइम पे। तो हम 2 के बाद लिया हमने 3, क्योंकि सारी इंफॉर्मेशन सही नहीं है, इसीलिए क्रिटिकल इवोल्यूशन ऑफ सोर्सेज इज पैरामाउंट। इसीलिए इंफॉर्मेशन का इवेल्युएशन है ना, सॉरी सोर्सेज, कि ये इंफॉर्मेशन आ कहां से रही है, पता तो करो कहां से आ रही है, क्योंकि सारी इंफॉर्मेशन एक्यूरेट नहीं है, तो पता करो कि कहां से आ रही है। ये नहीं कि इंफॉर्मेशन आया इंस्टा पे कुछ भी देखा और हमने बस लगा दिया कमेंट वहां पर, नहीं, पहले उसको इवेल्युएट करो कि उसका सोर्स क्या है, ठीक है। क्योंकि सारी इंफॉर्मेशन अच्छी नहीं है ना, सारी इंफॉर्मेशन अनबाइस नहीं है ना, इम्पार्शियल नहीं है ना, तो इसीलिए उसका सोर्स पता होना बहुत जरूरी है। एंड लास्ट में, मीडिया लिटरेसी स्किल्स असेंशियल है फॉर नेविगेटिंग दीज लैंडस्केप्स। अगर हमें सारी चीजों की जानकारी रखना है तो मीडिया स्किल्स जरूरी है, लास्ट में आ जाएगा, ये कंक्लूजन है, ठीक है। तो 2, 3, 1 एंड 4 इसका भी क्या जा रहा है, बी ही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अच्छा जी, इनकरेक्ट पूछ रहा है, तो इनकरेक्ट में EXHILARAT, एक्सिलरेट का मतलब होता है हैप्पी, खुश। बाकी तीनों आसान है और तीनों सही भी हैं, ठीक है, तीनों आसान है। परसिवरेंस, कंटिन्यूटी, कंसाइंटस्ट, ऑनेस्ट एंड हार्डवर्किंग, अकोमोडेट, एडजस्टमेंट, ये सारी सही है। एक्सिलरेट का मतलब होता है बहुत ज्यादा हैप्पी या एनर्जेटिक, है ना, खुश होना। द रिपोर्ट मस्ट बिफोर इट इज सबमिटेड टू द बोर्ड, बोर्ड के पास सबमिट करने से पहले रिपोर्ट को क्या कर दो, रिव्यू कर लो। अब रिपोर्ट किसी के द्वारा होगी ना, और अगर किसी के द्वारा होगी तो पैसिव, मस्ट के पीछे थर्ड फॉर्म सेकंड फॉर्म आ नहीं सकती, ये लगा दिया तो एक्टिव वॉइस बनेगा, ये लगा दू तो भी एक्टिव वॉइस बनेगा, मस्ट हैव रिव्यूड, बस ये मॉडल परफेक्ट हो जाएगा। इसका पैसिव होता जब बीन लगता, तो इसका मतलब पैसिव में जाएगा, क्योंकि रिपोर्ट किसी के द्वारा रिव्यू होती है, ठीक। ओके, एक और पैसिव का क्वेश्चन है, बिल्कुल सही। चलिए आज 2 क्वेश्चन मिल गए हैं, बहुत बढ़िया। अब जैसे मेरी नजर हैज पे गई तो मैं सबसे पहले हेड को काटूंगा, फिर इज को काटूंगा। अब मेरे पास हैज के 2 ऑप्शन है। अब मैंने देखा यहां पर हैज के पीछे बीन लगा है और यहां पर भी हैज के पीछे बीन लगा है, तो फिर गलती कहीं और होगी। दैट विल बी प्रेजेंटेड बिफोर द इंटरनेशनल कम्युनिटी द नेक्स्ट वीक, और यहाँ 2 फॉलोइंग वीक। देखो दोस्त, कितने लोगों ने गलती की है, ये मारा होगा कई लोगों ने। नेक्स्ट वीक का द फॉलोइंग, बेटे वो डायरेक्ट इनडायरेक्ट में होता है, एक्टिव पैसिव में नहीं चेंज होता, है ना। अब चेहरा मत छुपाओ, नीचे मत करो चेहरा, है ना। तुमने जो गलती मारी है ना, यहां तुम्हें दुखेगा ये नंबर, ठीक। एक्टिव पैसिव में सेम ही रहता है। अच्छा जी, ये हो गया। अब देखो इसको एक झटके में पूरा को पढ़ लो जरा, है ना। आज तो तुम्हारे नंबर ठीक ठाक बनेंगे, बट तुमने अपनी गलती से मारा तो फिर कुछ नहीं हो सकता। हाँ, नहीं तो 20 नंबर आज इसमें आने चाहिए, 100 मतलब 90% तो मैं कहूंगा 100%, ये 20 क्वेश्चन के लायक था। द फ्रेंच क्या, फ्रेंच का क्या एक पीरियड था ऑफ ग्रेट सोशल और पॉलिटिकल अपहेवल, अपहेवल का मतलब डिस्टरबेंस फ्रांस में। तो फ्रेंच का क्या, फ्रेंच रेक्यूपरेशन मतलब रिकवरी, अपराइजिंग, रिवॉल्यूशन, म्यूटनी, विद्रोह, नहीं, फ्रेंच रिवॉल्यूशन। फ्रेंच रिवॉल्यूशन जो था वो एक समय था जब सोशल और पॉलिटिकल डिस्टरबेंस हुआ फ्रांस के अंदर, ठीक है। दैट लास्टेड फ्रॉम, जो चला 1789 टू 1799 तक, क्या चला, रिवॉल्यूशन। फ्रांस में जो क्रांति आई थी वो, ठीक। क्योंकि अब इनके ऑप्शन तो बहुत आसान है। रेक्यूपरेशन का मतलब है रिकवर होना किसी चीज से, अपराइजिंग का मतलब होता है विद्रोह, और म्यूटनी भी विद्रोह होता है, ये सोल्जर्स का है, तो ये विद्रोह नहीं है, ये क्या है, कंप्लीट चेंज है ना। रिवॉल्यूशन मतलब, रिवॉल्यूशन का मतलब होता है क्रांति, है ना,
कंप्लीट चेंज आ जाना। ये रहा। रिक्यूपरेशन का मतलब होता है बीमारी से ठीक होना, अपराइजिंग का मतलब है अथॉरिटी के खिलाफ विद्रोह, और रिवॉल्यूशन का मतलब है पॉलिटिकल और सोशल चेंज, और वहां पर पॉलिटिकल सोशल चेंज की बात ही कर रहा है वो। और म्यूटनी का मतलब होता है सोल्जर्स के द्वारा जब अपने ऑफिसर के खिलाफ विद्रोह होता है तो उसे हम कहते हैं म्यूटनी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? रिवॉल्यूशन। नेक्स्ट, आगे क्या कह रहा था वो यहां से, इट। अब इट क्या है? इट बात हो रही है फ्रेंच रिवॉल्यूशन की। इट विद द स्टॉर्मिंग ऑफ द बेसल कमेंस्ड, कंक्लूडेड, हेजिटेट मतलब हिचकिचाना, इंटरवेन का मतलब शामिल होना। तो वो कह रहा है इसकी शुरुआत हुई थी, किसकी शुरुआत हुई थी? फ्रेंच रिवॉल्यूशन की जो शुरुआत हुई थी विद द स्टॉर्मिंग ऑफ द बेसल, मतलब जो वहां की जेल थी उसके ऊपर जो बहुत ज्यादा एक तरीके से अत्याचार हुआ है ना, वो है अ सिंबल ऑफ रॉयल टायरेनी। बिल्कुल, जो राजा ने वहां पर अत्याचार किया। एंड एंडेड, क्योंकि यहां पर लिखा है कल्मिनेट का मतलब है खत्म हुई, शुरुआत इससे हुई और खत्म किसमें हुआ? द राइज ऑफ नेपोलियन बोनापार्ट का उदय हुआ एज द डोमिनेंट फिगर बना वो किसमें? फ्रेंच पॉलिटिक्स के अंदर। द रिवॉल्यूशन, फ्रेंच रिवॉल्यूशन की बात कर रहा है। ब्रॉट अबाउट का मतलब है कॉज टू हैपन, तो ये लेकर आया, क्या लेकर आया? बहुत बड़ा बदलाव फ्रेंच सोसाइटी के अंदर, इंक्लूडिंग इंक्लूडिंग क्या? इंक्लूडिंग क्या? रेस्टोरेशन, प्रिजर्वेशन, कॉन्टिन्यूएशन या एबोलिशन मतलब बहिष्कार। कॉन्टिन्यूएशन का मतलब है लगातार रखना चीज को, प्रिजर्व का मतलब बचा के रखना, रेस्टोरेशन का मतलब वापस किसी चीज को लाना। तो क्या लेकर आया ये? इंक्लूडिंग द ऑफ मोनार्की, अच्छा राजा का शासन। तो ये राजा का शासन वापस फिर से आया, वहां पर मोनार्की फिर से आया, तो रेस्टोरेशन इसका आंसर हो जाएगा, ना कि प्रिजर्वेशन। प्रिजर्व तो किसी चीज को संरक्षण होता है ना। कॉन्टिन्यूएशन का मतलब होता है किसी चीज को किसी चीज को कंटिन्यू रखना, और एबोलिशन मतलब एक सेकंड बहिष्कार करना। इंक्लूडिंग द मोनार्की द एस्टेब्लिशमेंट, ओके 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 ओके। देखो एक चीज यहां पे गलती हो गई, यहां पे लिखा द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, मतलब जब डेमोक्रेटिक रिपब्लिक बना तो ऑब्वियस सी बात है फिर मोनार्की, ओ उल्टा बोल दिया, मोनार्की क्या हुई होगी? खत्म हुई होगी। तो एबोलिशन का मतलब है बहिष्कार होना, ठीक है। तो ये बनेगा कॉन्टिन्यूएशन लगातार, प्रिजर्व बचा के रखना, रेस्टोरेशन मतलब किसी चीज को मेंटेन रखना वापस। तो ये तो फिर तीनों ही एक जैसे जा रहे हैं, ये नहीं होगा इसका आंसर, ठीक है। ये रेस्टोरेशन का मतलब है किसी चीज को वापस लाना, प्रिजर्वेशन मतलब सेफ रखना, कॉन्टिन्यूएशन का मतलब है लगातार बनाए रखना, और एबोलिशन मतलब ऑफिशियल एंडिंग। तो एंडिंग किसकी हुई थी? यहां पर मोनार्की की एंडिंग हुई थी, और शुरुआत किसकी हुई थी? डेमोक्रेटिक रिपब्लिक की शुरुआत हुई थी, ठीक। आगे फोर्थ में क्या कह रहा है? एंड द ऑफ मैनी फ्यूडल प्रिविलेजेस, और बहुत सारे जो फ्यूडल प्रिविलेजेस थे, ठीक है, इनका क्या हुआ? इनका भी मतलब इनको भी खत्म किया गया इसका मतलब, क्योंकि फ्यूडल प्रिविलेजेस का मतलब है जो प्रिविलेजेस का यहां पर क्या है? प्रिविलेजेस से मतलब वो क्या कहना चाह रहा है? वो सीधी सी ये बात बोल रहा है कि भाई जो बहुत सारे फ्यूडल प्रिविलेजेस थे, है ना, उनको भी तो क्या किया? उनको भी खत्म किया गया। भाई जो सुविधाएं थी, है ना, जो जमींदारी से रिलेटेड जो वहां पर बेनिफिट्स थे, प्रिविलेजेस थी, उनको भी क्या किया? खत्म किया गया, है ना। तो यही तो बता रहा है, तो फिर इसका आंसर एग्जीग्रेशन तो हो नहीं सकता, एम्प्लीफिकेशन मतलब बढ़ाना, एलिमिनेशन एक ही सीधा सा आंसर है, ऑड वन से भी निकल जाएगा ये तो। डेस्पाइट इट्स मैनी टेरर, सॉरी, डेस्पाइट इट्स मैनी अचीवमेंट्स, फ्रेंच रिवॉल्यूशन में बहुत सारी अचीवमेंट्स हुई, फायदे हुए। हावेवर क्या है? ये अपोजिट बताएगा कि कुछ ना कुछ आगे अपोजिट हुआ। तो बहुत सारे अचीवमेंट्स के बावजूद उल्टा क्या था कि रिवॉल्यूशन जो था, ये फ्रेंच रिवॉल्यूशन वाज आल्सो कैरेक्टराइज्ड बाय वायलेंस, इसमें वायलेंस भी था, टेरर भी था, और पॉलिटिकल। तो भाई निगेटिव 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 चलेगा, तो निगेटिव वर्ड ढूंढते हैं। रिकॉन्सिलिएशन पॉजिटिव वर्ड होता है, सहमति। स्टेबिलिटी पॉजिटिव, हार्मनी पॉजिटिव, तो अपहेवल मतलब डिस्टर्बेंस था इसमें। वैसे अपहेवल तो ये स्टार्टिंग में भी दिया था यहां पर, है ना। तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन वाज अ काइंड ऑफ अपहेवल। अपहेवल का मतलब होता है डिस्टर्बेंस, है ना। ये रहा मेजर डिस्टर्बेंस या डिसऑर्डर। रिकॉन्सिलिएशन का मतलब होता है फ्रेंडली रिलेशन वापस से रिस्टोर करना, बनाना। स्टेबिलिटी तो पता ही आपको, स्थिर होना, स्थिरता। और हार्मनी होता है पीस एंड एग्रीमेंट यानी कि सहमति। तो ये हो गया आपका भाई क्लोज टेस्ट भी कंप्लीट। अब मुझे आप ये बताइए ईमानदारी से कि आपका जो स्कोर है
वो क्या स्कोर रहा, क्या स्कोर आपका आज इसमें रहा। आज बताएंगे मुझे कि क्या स्कोर आप लोग का रहा। ठीक है, और एक एक बच्चा बताएगा कि भैया आज मेरा स्कोर ये रहा, पहले वाले में ये था और इस वाले में ये था। 15 से 16 का कंपैरिजन करेंगे आप लोग। ठीक है, चले जी। और बाकी क्लासेस आपकी स्टार्ट करने ही जा रहा हूं मैं, बस कुछ तैयारियां चल रही हैं इसीलिए इतना शांत चल रहा है माहौल। कुछ थोड़ी सी तैयारियां चल रही हैं जिससे कि क्लास फिर बैक टू बैक हो और पहले से चीज़ें रेडी रहें, क्योंकि फिर जब क्लास स्टार्ट हो जाती है तो फिर तैयारी का टाइम नहीं मिलता है। तो बस इसी वजह से। ठीक है जी, तो ठीक है भाई, अब मिलेंगे नेक्स्ट मॉक टेस्ट में। बट नेक्स्ट मॉक टेस्ट तैयार है ना, पैसेज आएगा, फिर पैसेज के लिए रेडी रहना इस बार, है ना। चलो ओके भाई, ठीक है जी। तो बस यही है, मार्क्स जरूर बताना आज, है ना, कमेंट बॉक्स में। ठीक है, ओके, जय हिंद सभी को, नमस्ते।